उसका कॉलर पकड़ना सीखो और उनसे सवाल करना सीखो। सवाल नहीं करोगे, कॉलर नहीं पकड़ोगे तो वो तुम्हारे वोट का धंधा करेंगे। तुम्हारे वोट का धंधा करके वो आगे बढ़ जाएंगे, तुम वहीं रह जाओगे। वो तुम्हारे अधिकारों को बेचेंगे, वो तुम्हारी सुविधाओं को बेचेंगे। और अगर उनको बेचने से रोकना है तो कॉलर पकड़ना सीखना पड़ेगा। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल। अभी प्रभाग 3 का चुनाव हो चुका है और हमारे साथ में मान्यवर है, जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। सर, सबसे पहले आपका परिचय लेना चाहेंगे। मैं शकीबुर रहमान MIM का माजी जिला अध्यक्ष हूँ, माजी नगर सेवक कामटी से, और हम यहाँ अपनी जीत की खुशियाँ मनाने आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपको जो सहरा आपके सर पे बैठा है, क्या कहना चाहेंगे? ये सहरा पब्लिक का है, ये सहरा उन कैंडिडेट्स का है जिन्होंने रात दिन पब्लिक के बीच में रह के काम किया है। और ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो फहीम खान, जो एक बेगुनाह इंसान के घर को तोड़ा गया ना, अब उन अधिकारियों सवाल पूछा जाएगा महानगर पालिका में। जिस तरीके तुम बुलडोजर लेकर आए थे ना, अब जवाब दो उसका तुम। ये ऊपर वाले की तरफ से एक इंसाफ है, समझ रहे आप। और मैं आपको बता दूं, टोटल 17 सीट MIM ने लड़ाई थी नागपुर महानगर पालिका में। उसमें 5 सीट नॉन मुस्लिम कैंडिडेट थे और उस 5 सीट में से 3 सीट नॉन मुस्लिम की जीत कर आई है। ये है MIM की ताकत। हम पर जो इल्जाम लगाते हैं कि हम मुसलमानों की पार्टी है, हम वंचितों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की आवाज है आज की डेट में सबसे बड़ी। क्योंकि हमने 17 सीट लड़ा के अगर 7 सीट जिता के लाए हैं तो ये हमारा स्ट्राइक रेट है। ठीक है, क्या बात है सर, 7 सीट जीत कराई। यस, महानगर पालिका में 7 सीट जीत कराई है, ये हमारा स्ट्राइक रेट है। और दूसरी चीज, वो 5 जो नॉन मुस्लिम थे उसमें 3 नॉन मुस्लिम जीत कराए हैं, ये हमारी ताकत है। क्या बात है सर, इस बार तो पहली बार हमने सुना है कि वंचित भी लड़ाई में थी लेकिन वो चुनकर नहीं आई। Yes. लेकिन आप चुनकर आए, आपके सबसे पहले तो हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच सारी पब्लिक का। और एक सीट जो हमारी थी इसहाक भाई की, हमारे जो ताजबाग से, प्रभाग नंबर 30 से, वो सबसे ज्यादा वोट लिए हमारे पैनल में, मगर वो कुछ वोटों से हार गए कांग्रेस से। एनीवेज, अगली बार उनको भी हम जिताकर लाएंगे और अगली बार इससे ज्यादा ताकत से हम जीतेंगे, लड़ेंगे भी और जीत के भी आएंगे महानगर पालिका। सर, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि महानगर पालिका क्या ये कितना चुनाव है आपका? दूसरा चुनाव। इससे पहले हम महानगर पालिका चुनाव लड़े तो कुछ सीटों पर हम लोग सेकंड नंबर पर थे और अच्छा चुनाव था वो भी। लेकिन इस बार जो हमको प्रतिशत मिला है लोगों का, इसको हम बिल्कुल भी विश्वास को कायम रखेंगे और इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सर, हमने सबसे एक ही सवाल पूछा है विकास का जी, क्योंकि 2013 के बाद में विकास नाम का जो शब्द है उसको कहीं ना कहीं लोग गलत तरीके से ले रहे हैं या फिर विकास छुप गया ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं विकास को? 2 नितिन है नागपुर में, एक नितिन राउत, एक नितिन गडकरी। ठीक है, ये दोनों ने उत्तर नागपुर, जहां से हमारे सीट जीत कर आई है, नॉर्थ नागपुर, उसको बर्बाद कर दिए। आपको जो डेवलपमेंट विकास की आप बात कर रहे हैं ना, वो मिलेगा आपको नागपुर वर्धा रोड पर, और सबसे कम विकास मिलेगा नागपुर कामटी रोड पर, क्योंकि ये वंचितों का एरिया है ना, यहाँ कोई विकास नहीं है। यहाँ तो अभी तक रोड नहीं बनी जी साहब। और वहां क्या बात चल रही मालूम है आपको? फ्लाइंग क्लब बनाएंगे वहां पर, और यहाँ पर बेसिक बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, बेसिक बच्चों खेलने गार्डन नहीं है। ये लेवल का विकास यहाँ पर राउत साहब ने दिया है हमारे को। अब ये बोलते हैं कि हम इनकी आवाज है, उनकी आवाज है। अब हम आपको बताएंगे हम किसकी आवाज है। नहीं सर, उन्होंने भी विकास किया ना, फ्लाईओवर बनाए ज्यादा से ज्यादा, सीमेंट रोड बनाए। यस, सीमेंट रोड और फ्लाईओवर, अगर से ये विकास है तो ये जो कंपनी जिन्होंने बनाया है, हाँ, उनके विकास हुए ना, उनके विकास हुए। आप मुझे बता दीजिए, यहाँ पर जो उपलवाड़ी और जो वांजरा जो इंडस्ट्रियल एरिया था, वो तो उठ के चले गया हिंगना में और बुट्टी बोरी में। जो रोजगार से चले गए भैया, लोगों का पेट भरे रहेगा, पैसा रहेगा तो विकास होगा। और वाला कहां से वो रोड बनाना, अगर से विकास है तो जितनी रोड बनी है ना, उतना फ्लड भी आता है, पानी आना तो पूरा शहर जो है ना पानी के ऊपर बहता है हमारा नागपुर का। काय का विकास हमने देखा है, हमने लाइव दिखा है। क्या ड्रेनेज सिस्टम है, घोटालों का बाजार है नागपुर महानगर पालिका में। और नाग नदी को जो डेवलपमेंट कर रहे हैं लोग, जो खूबसूरत कर रहे हैं, जो लंदन, वो कौन सी है, हेम्स कुछ तो भी है, एक थेम्स रिवर लंदन में, वो, हाँ, वो चक्कर में, सिंगापुर चक्कर में ये लोग। तो आप मेरे को एक बात बताइए, करोड़ों रुपए का घोटाला वो नाले में चले गया, उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं है, ऑडिट आप MIM करेंगी, हर चीज का अकाउंट भी लेंगी, हर चीज की ऑडिट भी करवाएंगी। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है, शिक्षा का कहीं ना कहीं बाजारीकरण हो गया है, शिक्षा खत्म हो रही है भारत से, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्योंकि अभी अभी हमें पता चला है कि 14,000 स्कूलें बेच दी गई है सरकारी।
शिक्षा जो है पहले एक एजुकेशन सेक्टर हुआ करता था, अभी एजुकेशन इंडस्ट्री हो गई है, ठीक है। और जब जब इंडस्ट्री का वर्ड लगता है तो प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है उसमें क्या रहता है फिर पता है आपको, जहां इंडस्ट्री लगी तो वहां सिर्फ पैसा चलता है। तो यहाँ पर जो है नागपुर में आप स्कूलों का आलम यह है, कहीं छत टूट रही है तो कहीं पर जो है वो कुत्ते सुअर के जो है कब्जे हैं वहां पर, तो बहुत बुरे हाल है। और रही बात जो मराठी मीडियम स्कूलों का गिरता हुआ है और उर्दू मीडियम और हिंदी मीडियम का, ये सारों पर फोकस एमआईएम करने वाली है, जहां जहां हम चुनकर आए हैं और मजबूती से करेंगे, ये तय है। लास्ट में सर हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम पूरे हमारे प्रभाग नंबर 3 के, हमारे प्रभाग नंबर 30 के, प्रभाग नंबर 8 के और जहां जहां प्रभाग नंबर 4 के, जहां जहां एमआईएम लड़ी है और जो लोगों ने सपोर्ट किया हमको, उसका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और आगे भी हमको सपोर्ट कीजिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे, इतना ही बोलना है हमारा। थैंक यू वेरी मच। तो साथियों, यह एमआईएम के पदाधिकारी थे, इनका कुछ कहना था। तो सर और कौन के बोलने? ये बोल देंगे भाई। सर तो बताइए दिए, हाँ बताइए। आपका परिचय? मैं नजरुल खान, आदम सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मैं और हमारी पूरी टीम पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भी इलेक्शन होता है हम वहां जाकर एमआईएम को सपोर्ट करते हैं और एक इत्तेहाद कायम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन दंगा करवाने वाली पार्टियां हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमने एक कमर कसी है कि मुस्लिम, ओबीसी, एसटी, एससी इन सबको और अल्पसंख्यक को एकजुट होना पड़ेगा। उसी के तहत हम यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर आके हमने एमआईएम को सपोर्ट किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि एमआईएम ने 5 नॉन मुस्लिम को टिकट दिया, आप समझिए मेरी बात, और उसमें 3 को जिता के लाए, मतलब रात दिन उनके लिए मेहनत भी की और उनको 3 को जिता के लाए। तो इससे अच्छी सेकुलर पार्टी कौन सी हो सकती है? तो आप समझिए इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं ये बहुत अच्छी। और हमारा पूरा संगठन करीब 14 से 15 लाख लोग, आदम सेना के जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में, हम लोग हर जगह पे जहां जहां मुस्लिम मजलिस के उम्मीदवार खड़े होते हैं हम उनको पूरा हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। सर आपसे भी वही सवाल करेंगे कि शिक्षा कहीं ना कहीं खत्म होते दिख रही है। 14,000 स्कूलें प्राइवेट कर दिए गए, ठेकेदारी में दे दिए गए हैं, और जो सरकारी कंपनियां तो वो भी प्राइवेट में कर दिए गए हैं। बेरोजगार हो रहे हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, एक बात बता दूं, ये जो है नगर निगम का चुनाव है, ये जो है कॉर्पोरेशन का चुनाव है, इसमें इस तरीके की बात करना और ये सवाल करना ही मैं समझता हूँ कि कॉर्पोरेशन की स्कूलें बंद हो रहे हैं। आप मेरी बात को समझिएगा, एजुकेशन जो होता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट जब से लागू हुआ है, इस पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की पूरी जिम्मेदारी होती है। सबसे पहली चीज आप क्या कर रहे हैं कि आप राइट टू एजुकेशन एक्ट को ला तो दिए हैं, लेकिन उसमें एक दिन की सजा का प्रावधान नहीं रखे हैं। जिस कानून में आप सजा नहीं रखेंगे उस कानून में डर कहां से होगा? आप बोलते हैं कि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देना उनका फंडामेंटल राइट है, तो कहां का फंडामेंटल राइट है? आप एक चीज समझ लीजिए, जितने प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं इनमें मनमानी तरीके से वसूली हो रहा है, अवैध फीस वसूली किया जाता है। कोई भी पेरेंट्स वहां पर अगर क्या बोलते हैं आवाज उठाता है तो उसके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाता है। तो मेरी बात को समझना है, शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है। इसमें जितने भी आमदार है, खासदार है, सब रिश्वत खाते हैं, जितने अधिकारी हैं सब रिश्वत खा रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है ये खुद रिश्वतखोर है, ये खुद रिश्वत खाते। तो मैं समझता हूं कि या तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है इसका सही से पालन करवा दिया जाए और उसमें सजा दिया जाए। इसमें 10 टाइम जो आप कैपिटेशन फीस वसूलते हैं उसमें 10 टाइम जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन आप समझना, सारे जितने बड़े बड़े स्कूल मिलेंगे आपको, ये सब राजनेताओं के स्कूल हैं, ये सब बड़े बड़े अधिकारियों के स्कूल हैं। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें बच्चों को एजुकेशन मिलेगा? एजुकेशन आपको नहीं मिलेगा, एजुकेशन आपको खरीदना पड़ेगा, एजुकेशन आपको खरीदने पर भी नहीं मिलेगा। एक प्राइवेट स्कूल में जब आप अपने बच्चों को पढ़ाने जाते हैं ना, तो आपको बैग खरीदना पड़ता है, आपको किताबें स्कूल से खरीदनी पड़ती है, एजुकेशन भी आपको बाहर से खरीदना पड़ता है। मतलब जिस चीज के लिए आप स्कूल में जा रहे हैं वो चीज आपको वहां नहीं मिलती है, उसके बदले आपको ड्रेस, यहां तक कि कई स्कूल तो डिसाइड करते हैं कि बच्चे टिफिन में क्या खाएंगे। तो ये क्या हो रहा है? आप एजुकेशन देने की बात नहीं करते और आप चाइना से कंपेयर करने की बात करते हैं, आप पाकिस्तान से तुलना करके बताते हैं कि हम पाकिस्तान से आगे हैं। अरे हम तो पाकिस्तान से हमेशा आगे थे, तुम्हारे मैदान में तो चाइना से आगे क्यों नहीं बढ़ते हो? चाइना की इकोनॉमी 1978 में जितनी इंडिया की जो इकोनॉमी थी वही चाइना की इकोनॉमी थी, लेकिन आज वो हमसे 50 गुना आगे हो गया है, एजुकेशन में आ गया है, टेक्निकल में आगे हो गया है, जो स्किल डेवलपमेंट में हमसे आगे, हर जगह हमसे आगे, तो हम कहीं नहीं लगते। तो ये भ्रष्टाचारी जो नेता हैं इनको आपको फांसी की सजा वाला प्रावधान करना पड़ेगा कि जो देश में भ्रष्टाचार करे उन सालों को फांसी पे लटकाओ, तभी आपका एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा, तभी आपका मेडिकल सिस्टम सुधरेगा, तभी देश से गरीबी जाएगी, तभी रोड नाली का पैसा ये आमदार खासदार नहीं खाएंगे। और यही करने के लिए एमआईएम मैदान में आई है। ये तो अभी एक छोटा चुनाव है, आगे और चुनाव होंगे, उसमें हम बताएंगे कि तरक्की दंगा करवाने वालों के खिलाफ लड़ा कैसे जाता है। और एक बात बता दूं, फहीम खान को जिताकर पूरी पब्लिक ने
दिया है कि दंगा करवाने वाला फहीम खान नहीं है। जिन लोगों ने उनको फंसाया है ये सब दंगा करवाने वाले लोग थे। ये जिसको चाहते हैं आम आदमी को, जिसको चाहते हैं उसको फंसा देते हैं, उसका घर तोड़ देते हैं। तो अब कारपोरेशन से सवाल पूछा जाएगा कि तुमने घर तोड़ा तो वो आदेश कहां से लेके आया, किसके आदेश पे तोड़ा, और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। सर लास्ट में एक सवाल जी, जनता से क्या अपील करेंगे? जो जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि कॉलर पकड़ना सीखो। जिसको वोट देते हो ना उसका कॉलर पकड़ना सीखो और उनसे सवाल करना सीखो। सवाल नहीं करोगे, कॉलर नहीं पकड़ोगे तो वो तुम्हारे वोट का धंधा करेंगे। तुम्हारे वोट का धंधा करके वो आगे बढ़ जाएंगे, तुम वहीं रह जाओगे। वो तुम्हारे अधिकारों को बेचेंगे, वो तुम्हारी सुविधाओं को बेचेंगे। और अगर उनको बेचने से रोकना है तो कॉलर पकड़ना सीखना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। दलितों को एकजुट होना पड़ेगा, मुसलमानों को एकजुट होना पड़ेगा, अल्पसंख्यकों को एकजुट होना पड़ेगा, ओबीसी को एकजुट होना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि हर उन लोगों को एकजुट होना पड़ेगा जो देश में धर्म को, जाति के नाम पर लोगों को बांटने की राजनीति नहीं करते। उनको छोड़कर बाकी पूरे हिंदुस्तान को एकजुट होना पड़ेगा।